नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राघवेंद्र ई क्लासेस के वोकैब सेक्शन में। वोकैब में हमने इडियम शुरू किए थे और आज इडियम्स एंड फ्रेजेस को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, आपके लिए कुछ इडियम्स लिखे हुए हैं, उनको फटाफट आप देखिए और उनके हम आज समझते हैं और उनको हम आज इसी क्लास में याद करके जाएंगे। सबसे पहले आपका ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब वो हड्डी जो क्या है हमें दुख दे, मतलब क्या है जो रीजन है किसी भी आर्ग्यूमेंट का, जो भी रीजन है किसी भी आर्ग्यूमेंट का, क्रिटिसिज्म का। तो हम ए बोन ऑफ कंटेंशन किसको बोलेंगे? समथिंग जिसको, ऐसी चीज जिसके ऊपर क्या है लोग आर्ग्यूमेंट करें, लोग क्या करें, फाइट करें, बहुत लंबे समय तक क्या है जो झगड़े का कारण बना रहे। तो समथिंग दैट कॉज, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, हमारे किसी भी चीज को आर्ग्यूमेंट का करे, दैट कॉज या में दैट मेक्स पीपल आर्ग्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत लंबे समय तक लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, मतलब झगड़े का मूल कारण हो सकता है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम ए बोन मोट। ए बोन मोट हम कहते हैं किसी भी क्लेवर रिमार्क को, कोई भी मतलब कहते हैं ना हाजिर जवाबी, मतलब किसी का बहुत सटीक, बहुत मजेदार, कोई जो मतलब हमें क्या है हमारे अंदर स्माइल ला दे, ऐसा क्या है रिमार्क दे। तो ए फनी एंड रिमार्क क्या दे, क्लेवर रिमार्क कह सकते हैं। ए फनी एंड क्लेवर रिमार्क। क्विक विटेड भी बोल सकते हैं, जो क्या है बहुत मतलब एक विटेड पर्सन होते हैं, मतलब हाजिर जवाब में, मतलब एकदम से क्या नहीं, आपको बहुत कोई मतलब बात चल रही है, उसने एकदम से ऐसी बात बोल दी जो क्या है एकदम से फनी है, क्लेवर है। क्लेवर का मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्या है वर्ड्स का यूज किया गया जो सामने वाले के फेस पे क्या ला सकता है, स्माइल ला सकता है, किसी सामने वाले बंदे को हंसा सकता है। तो एक क्या होगा आपका, एक फनी एंड क्लेवर रिमार्क को हम क्या बोल देते हैं, ए बोन मोट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी बाउंसिंग ऑफ दी वॉल। मतलब क्या है दीवारों से भी बाउंस कर रहे हैं, मतलब क्या है बहुत एक्साइटेड है या बहुत नर्वस है। तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली हम यूज करते हैं एक्साइटमेंट के लिए कि बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए हैं, कि क्या है फुल ऑफ एक्साइटमेंट है जिसके अंदर, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तभी तो क्या है दीवारों से भी क्या है निकल, मतलब देखो ना बाउंसिंग ऑफ दी वॉल, मतलब दीवारों से बाउंस होना, मतलब क्या है कुछ अतिशोक्ति की गई बात, वो क्या है थोड़ा सा बढ़ा के कहा गया है, मतलब बहुत ज्यादा बंदा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा नर्वस भी हो सकता है, क्योंकि एक्साइटमेंट हो सकता है अगर अच्छी चीज होने वाली तो बहुत एक्साइटेड है, और कुछ होने वाला है कि नर्वसनेस भी बहुत ज्यादा है, कोई रिजल्ट की बात हो रही है तो हो सकता है कि नर्वसनेस से भी क्या है बाउंस कर रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी एक्साइटमेंट से। तो क्या है फुल है, हर चीज क्या है एक्सेस में है, एक्सेस ऑफ एक्साइटमेंट है या एक्सेस ऑफ नर्वसनेस। नेक्स्ट है बो एंड स्क्रैप। बो एंड स्क्रैप क्या होता है, बो मतलब झुकना, और फिर उसका क्या है मतलब कहते हैं बो का मतलब क्या हम किसी के सामने झुकते हैं। तो बो एंड स्क्रैप कि किसी को बहुत क्या है हिम्मत, बहुत प्लीज करना, किसी को बहुत प्लीज करने की कोशिश करना, जो क्या है हाई ऑथोरिटी पे है। मतलब क्या है बो एंड स्क्रैप मतलब अपने आप को क्या कर रहे हैं, किसी को बहुत कोशिश कर रहे हैं प्लीज करने की। किसको प्लीज करने की, जो एक हायर अथॉरिटी पे है। कह सकते हैं कि जो आपके बॉस मतलब एम्प्लॉय क्या करते हैं अपने बॉस के सामने, मतलब कह सकते हैं बो एंड स्क्रैप मतलब क्या कर रहे हैं वो आपके सामने, उसकी क्या चापलूसी इन द सेंस कह सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ, हम लिख सकते हैं इसको टू ट्राई हार्ड टू प्लीज समवन, टू ट्राई हार्ड टू प्लीज समवन, कि किसी को हम खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं। वो मतलब क्या होता है झुक रहे हैं। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप अगर कहो तो मतलब ये होता है कहीं चोट लग जाना, इंजरी लग जाना, किसी की रगड़ खाकर क्या है मतलब किसी के टच में आकर क्या है किसी से मतलब हम टकरा कर क्या हो जाती है चीजों का हमें चोट लग जाना, इंजरी आ जाना। तो मतलब हम क्या है हम क्या कर रहे हैं अपने बॉस के आगे पीछे इतना घूम रहे हैं, मतलब एम्बेरसिंग हो सकती है कंडीशन, मतलब एक्सट्रीमिटी कर रहे हैं हम उस चीज की, एम्बेरसिंग हो गया है कि हम क्या इतने मतलब उनके आगे बिछे हुए हैं, इतने जब मतलब कितने बॉस की क्या कर रहे हैं हम। बो एंड स्क्रे का मतलब क्या हो, किसी को बहुत मतलब कुछ भी
करने को तैयार हैं उनको प्लीज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ब्रास मंकी वेदर। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। क्या होता है? एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। आपका एक बोन मोट हुआ, ब्रास मंकी वेदर, क्योंकि इनसे क्या हमें हिंट्स ही नहीं मिलती। अब इसको याद कैसे करें? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक ब्रास मंकी, देखो वैसे पहले जमाने में मंकी की शील्ड्स आती थी कैसे, मतलब 3 मंकीज होते थे आपके, क्या करते थे? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। कि अगर आप ये 3 रूल फॉलो करोगे तो आपको क्या है, जीवन में कोई तकलीफ नहीं आ सकती, आपके हर वेदर में आपको क्या करेंगे, हेल्प। तो ऐसा वेदर जो उन मंकियों को भी क्या करा दे, हिला दे, उन मंकियों को भी क्या कर दे, हिला दे। तो ब्रास मंकी वेदर क्या हो गया, जो उन मंकियों को भी क्या कर दे, परेशान कर दे। उस मंकी वेदर को हमने क्या बोल दिया, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। कि उसके अंदर तो वो मंकी भी क्या हो सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं, क्या सकते हैं, वो मंकी भी उस वेदर के सामने झुक सकते हैं, वो आप उनको हिला सकते हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को हम क्या बोलेंगे, ब्रास मंकी वेदर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्या है, एकदम से हम इसकी, जैसे आपका बाउंसिंग ऑफ द बॉल है, इसमें हम क्या है, थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। आपका बोन ऑफ कंटेंशन है, इसको आसानी से गैस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको देखकर एकदम से गैस करना आसान नहीं होता है। पर अगर आपने अभी देख लिया है तो 100% अब आप ये नहीं भूलने वाले। ब्रास मंकी वेदर का मतलब किसकी बात हो रही है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कास्ट एस्पर्शन ऑन समबडी और समथिंग। एसपी समबडी और समथिंग। कास्ट एस्पर्शन का मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर रहे हैं हम, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अगेंस्ट। एस्पर्शन मतलब नेगेटिव वर्ड है आपका। कास्ट कर रहे हो उसको, मतलब क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज। तो इसको क्या कर सकते हैं, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग। किसी को हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का रीजन जो क्या है आपका, जो हमें क्या है, किसके ऊपर पीपल क्या कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। पीपल बहुत लंबे समय तक उस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। अगर आज धर्म की बात हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात हो, तो ये ऐसा मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर आप क्या है, कितनी ही लंबी बहस कर सकते हैं आप। एक बोन मोट का मतलब क्या है, फनी और क्लेवर रिमार्क, मतलब क्विक विटेड है। जो क्विक है मतलब क्विक विटेड मतलब हाजिर जवाबी है, जिसके अंदर जो एकदम से क्या है, किसी भी मौके पर किसी भी चीज के ऊपर एक अच्छा रिमार्क दे सकता है। बी बाउंसिंग ऑफ द बॉल का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। जो क्या है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट भी हो सकता है, फुल ऑफ नर्वसनेस भी हो सकता है। मतलब क्या है, उसकी जो भावनाएं है, फीलिंग है, वो एक्सेस में है, वो एक्साइटेड भी हो सकता है, नर्वस भी हो सकता है। बो एंड स्केल का मतलब क्या है, अत्यधिक चापलूस, मतलब ट्राई हार्ड टू प्लीज समवन। एंड ब्रास मंकी वेदर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। और कास्ट एस्पर्शन क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये इडियम्स अच्छे से याद हुए होंगे। अब हमारे कुछ नए इडियम्स ये रहे। चलो अब हम चलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखो इसके बाद आपको ये सारे इडियम्स एकदम से याद हो जाने चाहिए। और देखो जब वीडियो के थ्रू हम पढ़ते हैं तो एक वीडियो के बाद हमें वो चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। कि अगर कोई कहे कि इस वीडियो में हमने उस वीडियो में पढ़ा था, वहां ऐसा था, तो बहुत जल्दी हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो वीडियो से पढ़ने में आपको बस इतना फायदा होता है कि आपको याद जल्दी होता है। एक मूवी को याद करना इतना मुश्किल नहीं होता है। और दूसरा इंटरेस्ट पे है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको वैसे ही याद होंगी। और अगर आप बिना इंटरेस्ट के पढ़ेंगे तो चीजें क्या है, आपको कहेंगे कि याद दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, अवेयरनेस के साथ पढ़ो, चीजें एक बार में ही याद हो जाएंगी। इडियम्स ऐसी चीज है जो आपको क्या है, एक बार में ही क्या है, याद हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक क्लेरियन कॉल, देखो हम कह सकते हैं वर्ड आ रहा है क्लैरिटी से, तो हमारा क्लेरियन कॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर रिक्वेस्ट। हम क्या कह सकते हैं, ए स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर रिक्वेस्ट। मतलब उसके अंदर क्या है, दुविधा नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है और क्लियर रिक्वेस्ट है। उसको ये पता है कि वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है और पूरी अपनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ क्या कर रहा है। उसके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर रिक्वेस्ट है कि उसको चाहिए क्या और उसको अपनी पूरी क्षमता के साथ वो क्या है, रिप्रेजेंट
कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक क्लियरिंग कॉल। मतलब वो कॉल जिसके अंदर क्या है, क्लियरिटी है, एक वो रिक्वेस्ट जिसके अंदर क्या है, क्लियरिटी है। कोई ऐसा नहीं, मतलब वो कुछ कह रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उससे कोई डाउट नहीं पता। कुछ कह होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं तो सब कई बार मन में आता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब हमें क्या समझ में ही नहीं आ रहा कि वो हमसे मांग क्या रहे हैं, हमारा टाइम मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, मांग क्या रहे हैं। पर क्लियरिंग कॉल का मतलब क्या है, वो हमसे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो टू द पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्या है, क्लियर है, उसके अंदर क्या है, क्लैरिटी है। क्रैश एंड बर्न, क्रैश एंड बर्न का मतलब एक तो यही होता है टू फेल, क्या हो जाना, फेल हो जाना, मतलब असफल होना। पर क्रैश क्या होता है, कोई भी चीज अगर क्रैश हो रही है तो क्या हो रही है, सडनली हो रही है। और बर्न का मतलब जलना, मतलब कोई चीज सडनली क्रैश हुई और उसके बाद जल गई, तो मतलब फेल तो वो हुए पर सडनली हुए। मतलब वो ऐसा हो सकता है कि हमें पास होने की कगार पे और एकदम से सडनली क्या हुआ, फेल हो गई, और पर क्या हुआ, कंप्लीटली ही हो गई कि अब उसके बाद उसके अंदर और कोई ठीक होने की संभावना नहीं बची है। कहते हैं मान लो अगर गाड़ी प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश होते ही साथ साथ जल गया, या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते पूरी की पूरी जल गई, मतलब गाड़ी फेल भी हुई, गाड़ी क्रैश भी हुई, सडनली हुई और क्या हो गई, बर्न हो गई, मतलब उसके अंदर क्या, उसको रिकवर करने का ऑप्शन नहीं बचा है। तो क्रैश एंड बर्न का मतलब क्या है, फेल होना, सडनली फेल हो जाना और कंप्लीटली फेल हो जाना, रिकवरी होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। अब देखो इसका मतलब आप कह सकते हो, इसका मतलब है आपका होल लाइफ, आपकी किसकी बात कर रहे हैं हम, पूरी की पूरी लाइफ की ड्यूरेशन की बात हो रही है, मतलब ड्यूरिंग योर होल लाइफ, ड्यूरिंग होल लाइफ। क्यों पूरी लाइफ कैसे आ गई, आप देखो, क्रेडल मतलब क्या कहते हैं, पालने को कहते हैं, झूले को कहते हैं, जब छोटा बच्चा होता है उसके लिए पालना लगाया जाता है। और ग्रेव, ग्रेव क्या आती है, मृत्यु के बाद जो आपकी कब्र है, मतलब पालने से लेकर कब्र तक क्या हो गया, पालना मतलब पैदा हुए, कब्र मतलब जब मर गए, तो मतलब आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब आपकी पूरी लाइफ की बात हो रही है, ड्यूरिंग योर होल लाइफ को हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। मतलब कहें कि उसने अपनी पूरी लाइफ में क्या है, फ्रॉम जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो मरा, तो उसके बीच में उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ड्यूरिंग दी होल ऑफ योर लाइफ, मतलब आपकी पूरी लाइफ की क्या हो रही है, बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक कुकू इन दी नेस्ट, एक कुकू इन दी नेस्ट। देखो इसका अगर सिंपल कहूं तो क्या होता है, अनवांटेड इंट्रूडर, अनवांटेड इंट्रूडर, कोई ऐसा इंट्रूडर, कोई ऐसा हमारे घर के अंदर घुस के आ गया है जो हमने बुलाया नहीं था, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। देखो कुकू क्या होता है, कोयल, क्या होती है, कोयल। अब देखो आप सभी को पता होना चाहिए, जो कोयल है वो अपने अंडे हमेशा दूसरों के घोंसले में देती है, किसके में देती है, कौवे के घोंसले में देती है, ठीक है। तो कोयल का मतलब अपने अंडे क्या दे रही है, कौवे के घोंसले में दे रही है, और वो कौवा जब अंडे से कोयल बाहर आती है तब कौवे को पता चलता है कि ये तो कौवा नहीं, ये तो कोयल थी। तो मतलब वो उस कौवे के नेस्ट में क्या है, अनवांटेड है, क्या है, अनवांटेड है, इसीलिए इसको क्या कहा, अनवांटेड इंट्रूडर, अनवांटेड इंट्रूडर। मतलब कुकू भी बर्ड है, कौवा भी बर्ड है तो अपने ही टाइप के पीपल के अंदर, पर क्या है, नॉट लाइक्ड बाय देम, उनसे डिफरेंट है, बर्ड है पर क्या है, जाति अलग है और उसको वो पसंद नहीं है, तो वो क्या है, अनवांटेड है उनके लिए, उसके घोंसले में क्या है, वो अनवांटेड है। तो हम एक कुकू इन द नेस्ट इसके लिए यूज करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो उस ग्रुप में रह रहा है पर उसको वो पसंद नहीं है और उनसे वो क्या है, डिफरेंट है। समवन हु लिव्स इन द ग्रुप विच इज नॉट लाइक बाय देम, मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसा पर्सन, समवन who is different from rest and not liked by them, and not liked by them, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ऐसे ग्रुप में रह रहा है जहां से उनके और उसकी नेचर में कोई समानता नहीं है और उसको पसंद भी नहीं किया जा रहा। तो एक कुकू इन द नेस्ट का मतलब क्या हुआ, अनवांटेड इंट्रूडर।
नेक्स्ट है डांस टू समबडी ट्यून। ये तो आसान है, किसी के इशारों पर नाचना, मतलब वो काम करना जो कोई दूसरा कह रहा है, अपनी इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखना। टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू समवन एल्स, अकॉर्डिंग टू समवन एल्स वेदर ही लाइक, मतलब ये किसका है, वेदर ही लाइक और नॉट, मतलब किसका पसंद है या नहीं। वो पर्सन, जो पर्सन काम कर रहा है, चाहे वो उसको पसंद आए या ना आए, वो किसी और के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। डांस टू समबडीज ट्यून मतलब कोई ऐसा पर्सन वो काम कर रहा है किसकी कॉल के ऊपर, समबडी के ऊपर। मैं कहूं डांस टू राधा ट्यून मतलब आई हैव टू डांस टू दी राधा's ट्यून, मतलब जैसा राधा कहेगी वैसा वैसा मैं करूंगी, चाहे वो मुझे पसंद हो चाहे वो मुझे पसंद ना हो। नेक्स्ट पे जाते हैं, डेवी जोन्स लोकर। ये अच्छा है, ये अच्छा सिनोनियम है, अच्छा इडियम है, क्योंकि क्या एकदम से हम इसको देखते ही बता नहीं पाते कि इसका अब आंसर क्या होगा। अच्छे इडियम्स लिए हैं क्योंकि ये क्या है, आपको हेल्प करेंगे। ऐसे भी लेंगे जो आप आसानी से गेस कर पाए, और ऐसे भी लेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी कि हम उसको एक बार सुने और उनको याद करें। तो डेवी जोन्स लोकर, डेवी जोन्स को बताऊं क्या कहते हैं। डेवी जोन को यूज किया जाता है, कह सकते हैं समुद्र का राक्षस। समुद्री राक्षस को क्या बोलते हैं, डेवी जोन्स। समुद्र राक्षस, इसका वैसे तो मतलब क्या है, द बॉटम ऑफ सी। इसका मतलब क्या होता है, द बॉटम ऑफ सी। और मेनली इसको यूज किया जाता है कि जैसे जो शिप्स हैं जो डूब जाती हैं, क्या करती हैं, डूब जाती हैं, सिंक कर जाती हैं, ड्राउन कर जाती हैं, और क्या है, सी के बॉटम पे जाकर बैठ जाती हैं, बॉटम तक जाकर रुक जाती हैं। तो डेवी जोन्स लोकर मतलब डेवी जोन्स का लोकर कहाँ है, बॉटम ऑफ द सी। तो डेवी जोन्स लोकर को कहते हैं, किसको कहते हैं, बॉटम ऑफ द सी। इसलिए क्या क्या डेवी जोन का यूज किया जाता है, समुद्री राक्षस मतलब जो क्या इविल स्पिरिट्स ऑफ सी को हम क्या कहते हैं, डेवी जोन्स। आपकी जो एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी भी है, उसमें उस डेवी जोन का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि क्या है, पायरेट्स की बात हो रही है, समुद्री राक्षसों की बात हो रही है, और उसके समुद्री राक्षस को हम क्या बोलते हैं, डेवी जोन। इसीलिए वहां पे क्या है, डेवी जोन का यूज किया गया था। तो डेवी जोन्स लोकर का मतलब क्या हो गया आपका, द बॉटम ऑफ सी। क्या हो गया, सी के बॉटम तक जाना। मोस्टली हम इसको यूज करते हैं कि भाई जो आपकी शिप्स डूब गई हैं वो क्या है, डेवी जोन्स के लॉकर के अंदर चली गई हैं, मतलब सी के बॉटम में चली गई हैं। इसीलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, डेवी जोन्स लॉकर। अच्छा इडियम है, अगर पेपर में आपका आता है और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसका क्या है, आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। जिसने मूवी देखी होगी वो फिर भी इसको गेस कर लेगा, पर जिसको मूवी भी नहीं देखी है वो क्या है, उसके लिए ये एक ऐसा हो जाएगा, वो फिर क्या है, अगर इसको एक बार उसने पढ़ लिया है फिर वो नहीं भूलेगा। अब इसके बाद आप इसको कभी गलत नहीं करेंगे, पर अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो इसको एक बार सुनो, तो इडियम्स इतनी अच्छी चीजें होती हैं, एक बार पढ़ते ही वो चीजें क्या हो जाती हैं, हमें याद हो जाती है और मजा भी आता है। अगर कोई इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता है तो वो क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो चलो हम चलते हैं आपके कुछ नेक्स्ट इडियम्स की ओर। और आपके कुछ इडियम्स और अच्छे इडियम्स मैं आपके सामने लिख देती हूँ। तो अब ये हैं आपके कुछ और इडियम्स, अब इनको डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे और इनको इस वीडियो के साथ ही याद कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। देखो डेविल भी बुरा और डीप ब्लू सी मतलब क्या है, कोई गहरा समुद्र। गहरे समुद्र से तो मतलब वैसे ही डर लगता है, बहुत सारे लोगों को समुद्र देखने से ही डर लग जाता है क्योंकि वो क्या लगता है, विशाल लगता है, ऐसा लगता है। और ऐसे वो लहरें जब दौड़ती आती हैं ऐसा लगता है
रोर कर रही हैं वो, तो किसी भी कमजोर दिल वाले को क्या कर सकती है, डरा सकती हैं। और अगर आप खड़े हो डीप सी के अंदर तो वही आपकी हालत तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अगर हमें चूज करना है डेविल के बीच में और डीप ब्लू सी के बीच में, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने दो डिफिकल्ट सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन अनप्लीजेंट है और आपको क्या करना है, उन दोनों में से चूज करना है। ये ऐसे ही हो गया ना, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, इस टाइप का आपको क्या हिंदी में भी सुनने को मिलता है कि इधर चलेंगे तो भी फंसेंगे, इधर चलेंगे तो भी फंसेंगे। तो मतलब हम क्या हो गए, स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। चूज बिटवीन द टू अनप्लीजेंट सिचुएशन, टू चूज बिटवीन टू अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब दोनों सिचुएशन ही क्या है, हमारे लिए खराब है। अब हम क्या करेंगे, अब ये सोचेंगे कौन सी सिचुएशन कम खराब है, पर मतलब क्या है, दोनों क्या है, काफी खराब। और हम क्या है, दोनों सिचुएशन के बीच में फंस गए हैं कि इस तरफ चले या उस तरफ चले। ठीक है, अगला है डाई हार्ड। देखो वैसे भी मरना, वैसे ही हमारे कोई कहते हैं कि आप मर जाइए, तो मरना भी बहुत आसान नहीं है। सबसे इंसान को अगर डर लगता है तो मरने से डर लगता है, क्योंकि डाई हार्ड का मतलब क्या है, जिस चीज को, जिस हैबिट को हमें चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो हमें अपनी मौत को, कि हमें एक दिन मरना है, इस चीज को एक्सेप्ट करना अपने आप में क्या है, चैलेंज है। क्या है आपके लिए, चैलेंज है। और आज तक भी क्या मैक्सिमम 99% लोग यही सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, कोई दूसरा मर रहा है तो सोचेंगे उनको ही होगा। जैसे अब तक क्या चल रहा है, सेफ्टी, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो स्टे सेफ, अपनी अवेयरनेस से रहिए, अपनी खुद के रक्षक बनिए। अब ये बिल्कुल ना सोचे कि भाई उसको हुआ है तो तुमको नहीं होगा। अगर आप सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हो सकता है अनइनवाइटेड गेस्ट आपके घर आ जाए। तो बी सेफ, बी अवेयर। और अभी और सजगता का समय आ गया है, क्योंकि अब लॉकडाउन अनलॉक की तरफ चल रहा है, तो आपको सजग रहना और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, जिसको चेंज करने के लिए क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़े। जिससे इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू चेंज, विच टेक्स लॉन्ग टाइम टू चेंज। मतलब एक ऐसी आदत जो बिल्कुल पक गई है, कहते हैं ना, मैं उसका डाई हार्ड फैन हूं। मतलब मैं उसका इतना बड़ा फैन हूं कि अब ये अपने जीवन से निकाल पाना, उसको जीवन से अलग कर पाना बहुत समय ले लेगा, बहुत टफ क्या है, टास्क हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, वैसे अगर एक वर्ड में कहूं तो ये क्या है, चेन रिएक्शन है। क्या है ये, चेन रिएक्शन है। डोमिनोज अगर आपने देखे भी हो, डोमिनो गेम भी होता है, बहुत अच्छा गेम होता है। डोमिनो एक इस तरीके से क्या होते हैं आपके, इस तरीके का आपका कुछ गेम होता है, वो बहुत सारे डोमिनोज होते हैं, उनके ऊपर लूडो की तरह मार्क्स होते हैं, काइंड ऑफ लूडो का गेम ही है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डोमिनोज होते हैं। तो कई बार आपने देखा हो, अगर एक डोमिनोज गिर जाए, एक डोमिनो गिर जाए, अगर वो ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में उनको हमने क्या है, प्लेस किया है, तो अगर एक डोमिनो गिरा तो वो इसके गिरते ही, ऐसे आपने कई बार वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारी डोमिनो से कोई फिगर बनाई है और फिर वो क्या करते हैं, फर्स्ट वन को हिट करते हैं, वो गिरता है, फिर वो उससे आगे गिरता है, वो उससे आगे गिरता है, उससे आगे गिरता 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 सारे डोमिनोज क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है, चेन रिएक्शन, या एक ऐसा इवेंट जिसके होने से बहुत सारे आगे इवेंट अफेक्ट होंगे, उसको क्या कहते हैं, डोमिनो इफेक्ट। एक चेन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब अगर ये इवेंट हुआ, इस इवेंट की वजह से वो इवेंट भी अफेक्ट होगा, उस इवेंट से वो इवेंट भी अफेक्ट होगा, इस इवेंट से वो इवेंट भी अफेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट। मतलब क्या है, किसी इवेंट के होने से और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स और अफेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा इवेंट विच affects a series of events, मतलब जिसके होने से आगे आने वाले इवेंट्स भी क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब उनकी क्या बन जाती है, चेन बन जाती है। जैसे आपकी केमिस्ट्री में चेन रिएक्शन होती है ना, कि एक न्यूट्रॉन आया, उस एक न्यूट्रॉन मतलब बॉम्बार्डमेंट हुआ, एक न्यूट्रॉन निकला, एक न्यूट्रॉन ने आगे अगले वाले न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किया, उससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर उन 3 न्यूट्रॉन ने आगे जाके 3 अलग अलग एटम्स को बॉम्बार्ड किया, उससे फिर 3 3 3 मतलब कितने न्यूट्रॉन्स निकल गए,
ठीक है, जैसे अभी आपका कोरोना चल रहा है, 1 को हुआ, 1 से 2 को हुआ, 2 से 4 को हुआ, 4 से 16 को हुआ, 16 से 256 को हुआ, 256 को हुआ, फिर 256 से 256 के स्क्वायर को हो गया, मतलब क्या हो गई, चेन बन गई। क्या बन गई, चेन बन गई। तो ये क्या हो गया, डोमिनो इफेक्ट हो रहा है कि जिसके हो जाने से क्या हो रहा है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या है, होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे डोंकी ईयर्स। डोंकी ईयर्स देखो, जो आपका अगर किसी आलसी एनिमल की बात करें तो आलसी एनिमल के लिए क्या कहते हैं, सुस्त प्राणी के लिए हम क्या यूज करते हैं, डोंकी यूज करते हैं, गधा यूज करते हैं, मतलब सुस्त सा रहता है। और उसके साल को हम गिने तो क्या हो जाता है, मतलब बहुत बड़े समय की बात हो रही है उसके लिए। तो एक साल, एक दिन ही क्या एक साल के बराबर होता है, वो क्या थोड़ा सा लेजी सा पर्सन, लेजी सा होता है। तो हम डोंकी ईयर्स को क्या कहते हैं, ए लॉन्ग ईयर, ए लॉन्ग ईयर, ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं, एक बहुत लंबा काल, ये क्या कह सकते हैं, एक बहुत लंबा काम, वेरी लॉन्ग टाइम कह सकते हैं, क्या, वेरी लॉन्ग टाइम, कि दिन इतने बड़े हो गए हैं, जैसे तो डोंकी ईयर्स हो गए हैं, बीत ही नहीं रहे हैं, बहुत बड़ा समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय हो गया है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं बी इन दी डोल्ड्रम्स, बी इन दी डोल्ड्रम्स, ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम जो डल है, जो क्या है, डल है, और जिसके अंदर क्या है, कुछ नयापन नहीं है, इसके अंदर कुछ नई थिंग नहीं हो रही है, बोरिंग है, जो बी इन डोल्ड्रम्स का मतलब क्या है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन के लिए भी यूज कर देते हैं, जो डिप्रेस्ड है, मतलब आप कहो कि इन बी इन डोल्ड्रम्स का मतलब क्या है, वो बंदा बहुत ज्यादा परेशान है, डल है, और उसके अंदर अराउंड कुछ नया इवेंट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, बी इन डोल्ड्रम्स। डिप्रेस क्यों होगा, कह सकते हैं नॉट वेरी सक्सेसफुल, नॉट वेरी सक्सेसफुल। जब अगर हम कुछ शुरू कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं हो रही, उससे डिप्रेशन आ सकता है, डिप्रेशन से क्या है, वो चीज डल हो सकती है। बी इन डोल्ड्रम्स का मतलब क्या है, कुछ भी तुम्हारे अराउंड क्या है, अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी न्यू इवेंट हैपन नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बी इन डोल्ड्रम्स। लास्ट है हमारा एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज। देखो, जो अगर जो कौवे उड़ते हैं वो क्या उड़ते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में उड़ते हैं। ये इसका एक सिनोनिम भी कह सकते हैं, सिनोनिम मीडियम क्या, इन बी लाइन भी होता है आपका, इन बी लाइन, जो आपकी बीज भी हैं वो क्या चलती हैं, सीधी सीधी लाइन में चलती हैं, मतलब क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस, क्या कह रही हैं, इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, या कह सकते हैं किसी भी दो प्लेस के बीच में हमने क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस देखना है, स्ट्रेट जाना है, तो उनके जो बिल्कुल इनके दो प्लेसेस के बीच में जो सीधा सीधा डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, एज द क्रोज फ्लाइज। कि अगर यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक प्लेस से आपको बी प्लेस पे आना है, क्या कीजिएगा, बस सीधा चले जाइएगा, आप पहुंच जाएंगे। तो सीधा चले जाएगा मतलब क्या है, आप यहां से यहां तक चले जाइए, जैसे एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कि कौवे फ्लाई करते हैं, मतलब सीधे सीधे चले जाइए। इसको कई बार हम इन बी लाइन भी बोलते हैं, बीज भी क्या करते हैं, सीधी लाइन में चलते हैं, कि आप सीधे सीधे चले जाइए, आपका डेस्टिनेशन आपको वहां मिल जाएगा। तो एज द क्रो फ्लाइज का मतलब क्या होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डिस्टेंस। तो हमने अच्छे कुछ किए हैं, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो दोनों ही क्या है, अनप्लीजेंट है। डाई हेड का मतलब ऐसी चीज जो हमें क्या है, लॉन्ग टाइम ले, जिसको हमें चेंज करने के अंदर डोमिनो इफेक्ट होता है, चेन रिएक्शन, जिसके हो जाने से क्या बन जाती है, चेन रिएक्शन हो जाती है, उसके हो जाने से सीरीज ऑफ इवेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। डोंकी ईयर्स वेरी लॉन्ग टाइम, बी इन द डोल्ड्रम्स डल है, डिप्रेस्ड है, और ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, एज द क्रोज फ्लाइज का मतलब क्या है, इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके क्या हुए, कुछ इडियम्स हैं, अच्छे इडियम्स हैं, अच्छे इडियम्स हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, डेली बेस पे इडियम्स को इतने अच्छे से करेंगे कि आपको ये चीजें क्या होती जाएंगी, याद होती चली जाएंगी। आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, उसको आप सोचिएगा, उन पे सोचिएगा, उस पे कुछ स्टोरी सोचिएगा कि इसके पीछे क्या स्टोरी हो सकती है। ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और आपके ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी, और आप आगे आने वाले इडियम्स को देख भी जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं लिख देती हूँ आपके सामने।
के लिए होमवर्क कह रही हूं, क्या हो जाएगा? देखो इनको एकदम से गूगल मत करना, सोचना एक बार, फिर आपने आंसर को आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, फिर इनको हम डिस्कस भी कर लेंगे। क्या है ये आपका, क्या है, थोड़ा सा ब्रेन को खोलने के लिए, ब्रेन को यूज करने के लिए। क्या इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या हो सकता है? हैव ए काउ, हैव ए काउ। आप इसके अलावा लिख सकते हैं अर्ली बर्ड, एन अर्ली बर्ड। ठीक है, तो इनके बारे में देखो डायरेक्ट आप आंसर मत देना, आप इनको क्या एक बार सोचना है इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। और आप इसके पीछे हो सके तो कोई स्टोरी सोचिएगा कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। अगर आप रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन अगर आपका समझ में आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा और एक बार इसको खुद से सोचिएगा, फिर आंसर को बेशक आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पर इससे क्या होता है, ये आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होती है। क्या होती है? ब्रेन एक्सरसाइज होती है। ब्रेन एक्सरसाइज भी इसीलिए होती है ताकि आपका क्या है, ब्रेन और भी अच्छे से काम करे। जब आपका ब्रेन, देखो ऐसा लगता है कि जब आपकी ब्रेन की लिमिट आ गई है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, वो उसके आगे भी कर सकते हैं आप। वो क्या होता है, अब वो जो कोई चीज आपको अटक जाती है वो आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होती है। जब आपने उसको क्रॉस कर लिया तो समझ लेना आपकी उससे पीछे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एकदम से सॉल्व हो जाएंगी। ये आपका क्या होता है, ब्रेन एक्सरसाइज होती है। जहां तक आपको अंधेरा ना दिखे अपनी आंखों के आगे, समझ लेना अभी आप अपने दिमाग की लिमिट तक नहीं पहुंचे हैं। और अंधेरा दिखने के बाद समझ लेना अब आपका दिमाग थोड़ा सा और एक्टिव होने वाला है और आपको क्या है, आपका ब्रेन अब उस लिमिट तक पहुंच गया है कि अब उससे आगे आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो अपनी ब्रेन एक्सरसाइज करते रहिए, उसकी भी एक्सरसाइज उसे भी जरूरत है, आपके शरीर को भी एक्सरसाइज जरूरत है। योगा करें, प्राणायाम करें, अपने शरीर को ऑक्सीजनेटेड रखें। ऑक्सीजनेटेड रखोगे तो नींद कम आएगी, काम ज्यादा करने का मन करेगा। काम ज्यादा करोगे, अगर आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, तो ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपकी कमांड होती चली जाएगी। तो ये आपके कुछ मंत्र हैं जो मैं अपने ऊपर फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इनको यूज कीजिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा आगे काम आएंगे। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में कुछ और अच्छे इडियम्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कनेक्टेड रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प हो रही है तो इसको आप आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो आपको अगली क्लास में कुछ अच्छे इडियम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।